हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग आपका क्विज 2 फिजिक्स का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ 1 मीटर है। इसको 2x² आई कैप माइनस ऑफ 4j कैप के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और हमें इससे टोटल चार्ज एनक्लोज बताना है। तो गॉस थ्योरम को यहां पर अगर हम रिलेट करें तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई कैन बी रिटन एज q in divided by epsilon naught, that says that total flux enclosed by any closed surface equals to q in by epsilon naught। इस क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स दे रखे हैं। y कंपोनेंट को अगर आप लिखेंगे तो वो बन जाएगा माइनस ऑफ 4j कैप। ये एक यूनिफॉर्म फील्ड बन गया। हमने ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ रखी है कि अगर कोई क्लोज सरफेस किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रखी होती है तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स टोटल 0 बन जाता है। तो इसके y कंपोनेंट की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा इस क्यूब से एसोसिएटेड। सिमिलरली अगर मैं x कंपोनेंट के ऊपर ध्यान देखूं तो ये बन जाएगा 2x² आई कैप। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये x एक्सिस के पैरेलल है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये x एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये जो फील्ड लाइंस है इस तरीके से पास कर रही होंगी। तो इस डायग्राम को देख करके हमें ये बात क्लियर हो गई, इस क्यूब का वो फेस जो YZ एक्सिस के पैरेलल होगा उसमें से ये फ्लक्स पास करेगा, यानी वो ये वाला शेडेड एरिया होगा इस वाले फेस से और इसके पैरेलली जो सामने फेस रखा हुआ है इससे। तो हम लोग इस क्यूब के अंदर एंटर होने वाला फ्लक्स और इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स उन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करते थे हम इस बात का ध्यान रखेंगे हम कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स एंटर करता है उसे नेगेटिव कंसीडर करते हैं और जो फ्लक्स बाहर निकल रहा होता है उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले जो फील्ड इसमें एंटर कर रही है उसका वैल्यू लिख देते हैं ई इन। एज यू कैन सी इस वाले फेस के लिए, इस क्यूब के लेफ्ट वाले फेस के लिए x का वैल्यू 2 है। 2 यहां पुट करेंगे 2x², तो 2x² बन जाएगा आपके पास 8 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली जो फील्ड लाइंस इसमें से बाहर निकल रही होंगी उसके लिए x का वैल्यू हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 न्यूटन पर कूलम बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसमें से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। द फ्लक्स विच इज एंटरिंग इन द क्यूब, जो फ्लक्स क्यूब में एंटर कर रहा है ई को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। यस और नो, क्योंकि कोई प्लेन सरफेस अगर किसी फील्ड में रखी होती है तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हम करते हैं। अभी ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में और इसके अंदर एंटर कर रहा है, इसीलिए एक माइनस साइन मैं यहां पर लगा दूंगा एडिशनल। ई को ए से मल्टीप्लाई करो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा तो ये माइनस ऑफ 8 आया। सिमिलरली अगर मैं 5 आउट निकालूंगा तो वो प्लस 18 आ जाएगा। अब टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को विद साइन ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। गॉस थ्योरम अप्लाई करिए यहां पर तो इसको लिख सकते हैं हम q in डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपका चार्ज एनक्लोज बाय द क्यूब बन जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी 5 नैनो कूलम पर मीटर गिवन है, वो y एक्सिस के अलोंग रखा गया है। आपको किसी जनरल पॉइंट 1, 2, √3 पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है और आप देख सकते हैं सभी ऑप्शंस में हमें वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो पहले एक बार फॉर्मूला को वर्कआउट कर लेते हैं। हमें यह बात पता है कि किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका मैग्नीट्यूड होता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। k का वैल्यू यहां पर हम 1/4πε0 पुट करते हैं जिसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। ओके, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो वेक्टर फॉर्म में ये बन जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय r परपेंडिकुलर का कैप। हमें ये बात पता है कि वायर से किसी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जो फील्ड होती है वो उसी डायरेक्शन में होती है। कहने का मतलब अगर कोई ये इनफाइनाइटली लार्ज वायर है, इससे नॉर्मल किसी पॉइंट पर अगर फील्ड निकालेंगे तो या तो वो अलोंग द या तो वो अवे फ्रॉम द वायर होगी नॉर्मल डायरेक्शन में या टुवर्ड्स द वायर होगी। सिंस दिस इज पॉजिटिवली चार्ज तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। एज यू कैन सी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके पोजीशन वेक्टर के अलोंग ही हमें दिखाई दे रही है, तो इसको इस तरीके से रिलेट किया जा सकता है वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, अब इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं
इसमें वेक्टर फॉर्म में पुट करूंगा तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय r परपेंडिकुलर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r परपेंडिकुलर का वेक्टर। कैप का वैल्यू पुट कर दिया मैंने, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन का डायग्राम एक बार बनाते हैं। क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे ठीक से तो आपको वायर दिया हुआ है y एक्सिस के अलोंग और पॉइंट आपका 3D एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया है। तो थोड़ी सी चालाकी आप यहां पर ये कर सकते हैं कि इसको एक्स एक्सिस मान लो, इनटू द प्लेन को y एक्सिस मान लो, तो x क्रॉस y करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी इसकी z एक्सिस, और इसी y एक्सिस के अलोंग एज यू कैन सी इस बोर्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा वायर रखा हुआ है। तो अब हमारा ये जो प्लेन बनेगा, ये पॉइंट हमारे पास गिवन है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है विच इज 1 मीटर। इस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है विच इज √3 मीटर, एज यू कैन सी ये y कोऑर्डिनेट से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप समझ करके देखिए इस बात को, ये xz प्लेन है, xz प्लेन में y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा, वो पॉइंट xz प्लेन से थोड़ा सा ऊपर उठ करके आ गया है, और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना ऊपर है कितना अंदर है, क्योंकि वो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कंपैरेटिवली यही फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। तो r परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं यहां पर सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करके, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, दिस इज r परपेंडिकुलर। तो ये √3 है, ये 1 है, तो r परपेंडिकुलर का वैल्यू आपके पास बन करके आ जाएगा सिंपली 2 मीटर्स, और r परपेंडिकुलर का वेक्टर फॉर्म बन करके आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो गया है i कैप प्लस, और z कोऑर्डिनेट बन जाएगा इसका √3 टाइम्स j कैप, सॉरी नॉट j कैप, k कैप, क्योंकि वो z एक्सिस के अलावा। तो एज यू कैन सी हमारे पास कुछ एक ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल आउट हो गए, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं हो सकता और ऑप्शन डी करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसमें आई और जे दिए हुए हैं, ऑप्शन ए और बी में से कोई एक करेक्ट होगा। सिंपली फॉर्मूला पुट करते हैं, ई का वैल्यू बन जाएगा 2 इंटू के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹, लैम्डा का वैल्यू आपके पास गिवन है 5 नैनो 10⁻⁻⁹, डिवाइडेड बाय r परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे तो वो 4 बन जाएगा, और r परपेंडिकुलर वेक्टर मैं यहां ऐसे कैसे रख देता हूं 10⁻⁹, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 बन जाएगा, 45 डिवाइड बाय 2 यानी 22.5 टाइम्स ऑफ r परपेंडिकुलर वेक्टर। तो 22.5 i कैप प्लस √3 k कैप, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन सेज दैट एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं, +5 माइक्रोकुलम -5 माइक्रोकुलम। +5 -5 बोल दिया, इसका मतलब इमीडिएटली हमारे दिमाग में डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं रिलेट होना चाहिए। अब दो पॉइंट्स पर लोकेटेड है -10 जिसका z कोऑर्डिनेट -z है और ये कोऑर्डिनेट +10 है। आपको इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताना है, सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताने के लिए आप लोगों को सिंपली दोनों चार्जेस के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस आपको लिखना होगा। तो सिंपली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि a और b के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। अगर मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो सपोज करो एक पॉइंट है a जहां पर आपका +5 माइक्रोकुलम रखा हुआ है, और एक पॉइंट है b जहां पर -5 माइक्रोकुलम रखा हुआ है। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं, अगर हमें इसका डाइपोल मूवमेंट का वेक्टर फॉर्म बताना होता तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक वेक्टर बना देते और इसी डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मूवमेंट हो जाता। और डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड आप सिंपली लिख देते चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस विच इज ए बी, और डायरेक्शन होती बी से ए वेक्टर की तरफ। ठीक है, अब आपको बी ए वेक्टर कैलकुलेट करना है सिंपली। तो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए बी का वैल्यू आ जाएगा सिंपली आपके पास -10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका डिस्टेंस। और चार्ज का वैल्यू आपको दे रखा है 5 माइक्रोकुलम। तो डाइपोल मूवमेंट आप सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे 5 माइक्रो मल्टीप्लाइड बाय 20। आप देखिए यूनिट्स अभी आपको सेंटीमीटर, अच्छा कुलम्ब मीटर में गिवन है, ये सेंटीमीटर्स नहीं है, ये
कूलम्ब मीटर में गिवन है, तो इसको आप 10⁻⁻² और लगा देंगे, इस डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे सिंपली, तो आपके पास जो आंसर आएगा तो 5 × 20 तो सिंपली आपके पास 1 माइक्रो कूलम्ब मीटर आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब याद रखिएगा यहाँ पर जो यूनिट्स लिखी गई हैं ये कूलम्ब मीटर में गिवन है, सेंटीमीटर नहीं है ये, इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट बोला है तो कूलम्ब मीटर सभी ऑप्शंस में कूलम्ब मीटर, तो ऑप्शन डी इसके हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज का वैल्यू दे रखा है, अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज शीट, ठीक है, एरिया दे रखा है, चार्ज का वैल्यू दे रखा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है किसी डिस्टेंस 2 mm अवे फ्रॉम इट पे। तो देखो 2-3 बातें यहां पर हमें क्लियर कर दी कि जो सरफेस का एरिया है वो 200 मीटर स्क्वायर है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2 mm है, तो किसको हम एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, और इनफाइनाइटली लार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो सिंपली सिग्मा बाय 2ε0 लिखा जाता है, जहां सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी तो हमें गिवन नहीं है, हमें चार्जेस गिवन है, तो मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को Q/A लिख दूंगा, तो ये फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस तरीके से Q/2A∈0। सिंपल डेटा पुट करना है अब आप लोगों को, तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इसका वैल्यू, ये हो जाएगा 17.7 × 10⁻⁻4 चार्ज हो गया टोटल, डिवाइडेड बाय 2, एरिया आपको 200 गिवन है, और ε0 का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। तो 8.85 को अगर मैं डबल करूंगा तो वो 17.7 बन जाएगा। 10 की पावर्स कलेक्ट कर लेते हैं, देखो ये 10⁻2 है, 10⁻12 -12 है, -10 बचा डिनोमिनेटर में, ऊपर गया तो वो बन जाएगा 10⁻6, ठीक है, और एक 1/2 और सर्वाइव कर गया, तो आपका आंसर इसमें बन जाएगा 0.5 × 10⁻6। अब उसको अगर आप उसमें लिखेंगे तो ये 5 × 10⁻5 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चार्ज पार्टिकल है 10 माइक्रोकूलम्ब का, इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट O इनसाइड अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, जिसकी चार्ज डेंसिटी 6ε0 गिवन है और इसका रेडियस 2 मीटर्स गिवन है। फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट स्ट्राइक्स द वॉल ऑफ द कैविटी। अब इस क्वेश्चन में हमारे 2-3 कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं जिनको आप समझेंगे अभी। सबसे पहली बात तो हमने एक ये स्टैंडर्ड रिजल्ट या इसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी कर रखा है कि अगर किसी यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर एक कैविटी बना दी जाती है तो उस कैविटी के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन के प्रोड्यूस होता है। यह क्वेश्चन हम कर चुके हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसको हम काफी बार सॉल्व कर चुके हैं। सपोज करो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, इसके अंदर हमने एक कैविटी बना दी, जो हमारा स्फीयर था उसका खुद का सेंटर C1 है और कैविटी का जो सेंटर है वो C2 है। तो जो यूनिफॉर्म फील्ड बन करके क्रिएट होता है, इसमें जो यूनिफॉर्म फील्ड बन के प्रोड्यूस होता है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करते हुए, ठीक है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो C2 से C1 होता, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो C1 से C2 की तरफ होगा। और इसका वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाता है सिंपली ρ/3ε0 इंटू C1 C2 वेक्टर। इस लॉजिक को यहां पर अप्लाई करने के बाद मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। अब इस कैविटी के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनकर के क्रिएट होती है इस तरीके से, जो C1 C2 के पैरेलल होती है, जिसका मैग्नीट्यूड ρ/3ε0 इंटू C1 C2 होता है। इस कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं आप, ये इसका सेंटर हो गया O, हमारी कैविटी का सेंटर को मैं C अज्यूम कर लेता हूं और O से C का जो डिस्टेंस है वो इस बड़े वाले स्फीयर के रेडियस का आधा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख देंगे हम ρ/3ε0 मल्टीप्लाइड बाय OC वेक्टर। OC का वैल्यू 1 है, रो का वैल्यू 6ε0 है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगी वो 2 यूनिट्स की क्रिएट होगी। ओके,
अब यूनिफॉर्म फील्ड में किसी चार्ज को रिलीज कर रहे हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में किसी चार्ज को रिलीज कर रहे हैं तो उस पर फोर्स लगेगा Q इंटू ई से, और उस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके हमारे पास वर्क डन निकल करके आ जाएगा। अब आगे क्या है इस क्वेश्चन में, ये चार्ज पार्टिकल को Q से रिलीज किया और वो चलता हुआ सीधा इस वॉल पे स्ट्राइक कर गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, रेडियस के बराबर, विच इज 2 मीटर्स। फोर्स निकाल लेते हैं हम चार्ज पर, फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो 2 मीटर्स यानी रेडियस के बराबर है। तो इसकी हेल्प से वर्क डन हम लिखेंगे Q इंटू ई मल्टीप्लाइड बाय आर। सबके वैल्यूज पुट कर देते हैं। Q का वैल्यू है 10 माइक्रो, E का वैल्यू हमारे पास निकल करके आया 2, और रेडियस यहाँ पे आपको गिवन है इसका 2 मीटर्स। तो 2 to 4 40 माइक्रो जूल विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें बस एक ये कॉन्सेप्ट था जो आपको यहाँ पर रिलेट करना था कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर अगर कोई कैविटी है तो उस कैविटी के अंदर एक यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट होता है जो C1 C2 के अलोंग होता है, और उस फील्ड का जो वैल्यू होता है रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2 वेक्टर की हेल्प से दिया जाता है। यूनिफॉर्म फील्ड बन जाएगा, उस यूनिफॉर्म फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रिलीज करने से हमें फोर्स मिल जाएगा, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके वर्क डन हमारे पास डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकते थे कि फाइनली जब वो चार्ज वहां पर पहुंचेगा तो उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, उस तरह से भी रिलेट कर सकते थे, या उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड भी पूछ सकते थे। अलग अलग वेरिएशंस इस पर बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज जीरो। हाँ, इनमें से ये चार्ज आपको अरेंजमेंट दे रखे हैं, चार्ज के अरेंजमेंट दे रखे हैं, इनमें से किसके सेंटर ऑफ द रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनेगी, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला वाला तो दिखाई दे रहा होगा कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग बोली हुई है, यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी वाली रिंग है, तो सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनेगी। ठीक है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट वहां पे लग जाएगा। अब फोर्थ वाले को देखते हैं, तो एक तो 1 पर होगी, इसको मार्क कर देते हैं साथ साथ। फोर्थ वाले पर देखते हैं, फोर्थ वाले पर अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंड्स पर बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर है। अगर यहाँ एक चार्ज कंसीडर करोगे, यहाँ चार्ज कंसीडर करोगे, दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर होने की वजह से एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये भी डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर बैठे हैं और इनकी वजह से भी फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फोर्थ पार्ट में भी सेंटर पर फील्ड जीरो बनेगी। सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि चार्ज डेंसिटी लैम्डा वेरीज विद द एंगुलर पोजीशन थीटा, और थीटा का जो वेरिएशन है वो किस तरीके से हो रहा है, चार्ज डेंसिटी का लैम्डा नॉट इनटू कॉस ऑफ थीटा से हो रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि चार्ज डेंसिटी एंगुलर पोजीशन यानी थीटा के साथ चेंज होती जा रही है, और थीटा वो वैल्यू किसको दे रहा है, कॉस ऑफ थीटा को दे रहा है। तो जैसे कॉस थीटा चेंज होगा फंक्शन, उस तरीके से चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड और साइन दोनों चीजें चेंज होंगी इसमें। तो एक बार चार्ज का अरेंजमेंट देखते हैं इस पर कैसे बनेगा। देखो इसमें आपको वैल्यूज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा करके चार्ज का अरेंजमेंट देख करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता सकते हैं। जैसे कॉस थीटा, देखो जब यहां पर है तो थीटा का वैल्यू 0 है तो चार्ज मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा, तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होगी सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे 90 डिग्री को अप्रोच कर रहे हैं तो चार्ज का जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करता जा रहा है। तो मैं इस तरीके से इसको दिखा रहा हूं। देखो ज्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब ज्यादा चार्ज डेंसिटी, लेसर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब कम चार्ज डेंसिटी। अब cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है। आपने cos का ग्राफ पढ़ा होगा, पहले डिक्रीज करता है फिर 90 से 180 में नेगेटिव में इंक्रीज करता है वो, तो ये नेगेटिव में वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी इस तरीके से। अब फिर उसका साइन इधर नेगेटिव रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होकर के इंक्रीज करेगा ऐसे। ये इसके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आप इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट रिलेट कर सकते हैं। देखो भाई लेफ्ट साइड जो ये रिंग का लेफ्ट वाला पार्ट है, रिंग का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वहां पे टोटल नेगेटिव चार्ज है, तो वो फील्ड बनाएगा टूवर्ड्स इटसेल्फ। और इस रिंग का जो राइट वाला पार्ट है, इस रिंग का जो राइट वाला पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो फील्ड बनाएगा अवे फ्रॉम इट। तो दोनों फील्ड्स क्या होंगी, आपस में ऐड हो रही होंगी, कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगी। इसीलिए इसमें ऑप्शन जो 3 है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा।
नॉट 3, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में फील्ड 0 नहीं हो पाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप जो चार्ज का अरेंजमेंट है थर्ड केस में देख लेंगे। थर्ड केस में जो चार्ज का अरेंजमेंट है वो साइन कर्व से चेंज होगा। साइन का वैल्यू 0 तो चार्ज भी 0, धीरे धीरे इंक्रीज होगा 90 तक। तो इसको मैं इस तरीके से शो कर रहा हूं, जैसे जैसे 90 डिग्री की तरफ हम अप्रोच करते जा रहे हैं चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। 90 से बियॉन्ड अगर जाएंगे तो चार्ज की डेंसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट होगी, क्योंकि साइन फंक्शन भी हमारा डिक्रीज करता है आगे। उसके बाद वैल्यूज इसके नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव में इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, और फिर बियॉन्ड 270 डिग्री नेगेटिव में डिक्रीज करेंगे, और यहां आके अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल यही वाली रिंग बन रही है हमारे पास, बिल्कुल जो हमने थर्ड केस में, सेकंड केस में हमने जो रिंग बनाई थी वही बन रही है यहाँ पर। बस इस रिंग को आप ऐसे रोटेट कर दीजिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, तो यही रिंग बन करके रेडी होगी। जब यहाँ पर ही फील्ड 0 नहीं था तो यहाँ भी फील्ड हमारा नॉन जीरो रहेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो केवल 2 ही ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं इसमें, 1 and 4। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चंस में आपको वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है कि आप मतलब आप ऐसे एलिमेंट लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके सॉल्व कर रहे हो। आपको सिर्फ जीरो या नॉन जीरो के बारे में पूछा गया है, तो आप डायग्राम बना करके चार्ज का अरेंजमेंट देख करके देख सकते हैं। ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट साइड्स पर अगर चार्जेस होते, अरेंजमेंट होता, तो वहां पर वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट कर देते, बट इन दोनों में नहीं हो पा रहा है ऐसा, इसलिए नॉन जीरो रहेगी फील्ड। नेक्स्ट है, ये भी फ्लक्स का क्वेश्चन है, एक टोटल फ्लक्स बताना है हमें। एक पॉइंट चार्ज ओके इज प्लेस्ड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस x, ठीक है, फ्रॉम वन एज ऑफ अ सेमी इनफाइनाइट लार्ज शीट, यानी सेमी इनफाइनाइटली लार्ज शीट है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि भाई ये जो शीट है वो इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, यानी जो चार्ज है हमारा उसके सामने से स्टार्ट हो रही है। मतलब हमें केवल इस शीट की, कहने का मतलब हमें इस शीट की केवल एक बाउंड्री के बारे में पता है, जो कि ये वाली है। अगर मैं इस डायग्राम को कॉपी करूं, अगर इस डायग्राम को आप थोड़ा सा जैसे मान लो सामने से देख रहे हो तो शीट एक केवल लाइन की तरह दिखाई देगा। आप इसको अगर थोड़ा नीचे से ऑब्जर्व करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगी शीट, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, इससे नॉर्मल डिस्टेंस पे जस्ट इसके नीचे यहां एक चार्ज रखा है हमारा क्यू। थोड़ा 3D में इमेजिन करके देखिए आप, जैसे मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट रखी हुई थी पूरी, उस शीट को आपने बीच में से कट कर दिया और आधी शीट को हटा दिया, उस शीट को आपने बीच में से कट करके आधी शीट को हटा दिया। तो यानी इस चार्ज के ऊपर बाहर तक भी ये शीट है और अंदर तक भी शीट है और लेफ्ट तक भी है, बस राइट साइड में नहीं है। तो यहां हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हमें फ्लक्स निकालना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम ये अप्लाई करेंगे कि भाई इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली बाहर निकलेंगी। इस तरीके से पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली बाहर निकलेंगी। आप समझ रहे हो ना, कि स्फीयर की तरह बाहर निकलेंगी। तो इस स्फीयर के अंदर केवल और केवल वही फील्ड लाइंस इस शीट से पास करेंगी जो इसके आधे चार्ज की वजह से आ रही हैं। मैं इसको और फिर से एक्सप्लेन करूंगा एक बार। जैसे ये चार्ज है, इस चार्ज ने अगर मान लो ये सेमी इनफाइनाइट शीट ना होकर के एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट होती, तो इस चार्ज का कितना फ्लक्स उस शीट से पास कर रहा होता? जस्ट आधा, क्योंकि ये चार्ज के नीचे जो हमारी फील्ड लाइंस जाएंगी वो तो पास ही नहीं कर पाएंगी उससे। ये पॉइंट क्लियर? यानी इस चार्ज, अगर ये पूरी चार्ज शीट होती, इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज शीट के बगल में रखा होता, तो कितना फ्लक्स पास करता उससे? जस्ट हाफ। अब उसको भी तुमने 50% कर दिया, उसको भी तुमने कट कर दिया ऐसे आधा, कि भाई राइट साइड वाली शीट से नहीं पास हो, केवल इससे पास होता हुआ बताओ, तो उसका भी 1/4 आप कर देंगे। तो इसमें आपका आंसर सिंपली हो जाएगा Q/4ε0। ऐसे क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं, आपने किया होगा। जैसे कि मान लो एक डिस्क है, इस डिस्क के जस्ट बियॉन्ड, डिस्क के जस्ट सेंटर के ऊपर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, और इस डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स आपको बताना होता था। उस क्वेश्चन में भी हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते थे कि भाई ऐसा लगेगा कि ये डिस्क के, अगर डिस्क को आप सामने से देखोगे तो ये चार्ज है इस तरीके से रखा हुआ है, तो केवल यही वाला फ्लक्स है, यही वाली फील्ड लाइंस है जो इस शीट से पास हो रही है, बाकी तो इस शीट से बियॉन्ड चली गई। तो यहाँ पे फील्ड कितना लिखते थे आप? जस्ट फ्लक्स कितना लिखते थे आप? Q/2ε0 लिखते थे। बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है ये भी। इनफाइनाइटली चार्ज शीट अगर ये होती तो टोटल इसका Q/2ε0 होता,
अगर यहां तक भी ये शीट एग्जिस्ट करती तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता। अब इसको तुमने कट कर दिया, इस पार्ट को हटा दिया, तो कितना रह जाएगा? Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट को रखा हुआ है। नॉन कंडक्टिंग है तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। इनकी चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है 3 2 सिग्मा और T सिग्मा आर अरेंज एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1 and 2 आर E1 and E2 एंड देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ E1 and E2। E1 और E2 का आपको रेशियो बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम अप्लाई कर देंगे बेसिकली। जैसे जो पहला वाला रीजन है वो तीनों शीट्स के लेफ्ट साइड में है। जैसे मैं इनको अगर नंबरिंग दे दूं 1 2 और 3, तो इस शीट के सबसे लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट होगा तो यहाँ पर 3 फील्ड बनेंगी। एक तो शीट 1 की वजह से E1 अवे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, 2 सिग्मा वाले की वजह से भी अवे E2, 3 सिग्मा वाले की भी वजह से भी अवे यानी E3। कहने का मतलब तीनों चार्ज शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐड हो रही है ना। ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है, ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है और ये भी है। हम इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो जो ए शीट है वो भी अवे बनाएगी, बी शीट भी अवे बनाएगी और तीसरी वाली शीट भी अवे बनाएगी, तो तीनों ऐड हो रही हैं। और इनफाइनाइटली चार्ज शीट की वजह से जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 का वैल्यू हम लिख देंगे, रीजन 1 के अंदर जो फील्ड बनेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 6 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट E1 का वैल्यू होगा। अगर हम रीजन 2 की बात करें यानी इस वाले पॉइंट पे बात करें तो ये जो पहली वाली शीट है ये तो राइट साइड में बनाएगी फील्ड अवे फ्रॉम इट, बी वाली शीट है ये इस तरफ बनाएगी और सी वाली जो शीट है वो भी इस तरफ बनाएगी। क्लियर? ये तो ए की वजह से, ये बी की वजह से और ये सी की वजह से। तो देख रहे हैं आप ए अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है एज कंपेयर टू बी एंड सी। तो E2 का जो वैल्यू आएगा वो सिंपली बी और सी की वजह से फील्ड को ऐड कर दो, उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन यानी 5 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसमें से एक गया तो 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। दोनों का रेशो निकाल लो E1 और E2, इट विल बी इक्वल्स टू 3/2। Option number D will be the correct answer for the problem. Next question. अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताना है आपको। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट P फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक रिलेट हो रहा है वो वही है कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं तो उस पर टॉर्क वगैरह हम टॉर्क के फॉर्मूला हमने लिखे थे PE साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज माइनस ऑफ PE कॉस थीटा। वही फॉर्मूला यहाँ पे रिलेट हो रहा है। लेकिन याद रखना आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताना है। ऑब्वियस सी बात है, हम इसमें किसी भी तरीके का काइनेटिक एनर्जी या किसी और चीज का हम चेंज कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो सिस्टम की जीरो है, सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आपको सिंपली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ऑफ PE कॉस ऑफ थीटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा इक्वल टू 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम बोले तो कि हमारा जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही मूव करके बैठा हुआ है, तो वो तो हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मान लो अगर ये नाराज हो जाए और इस डायरेक्शन में अगर डाइपोल मूवमेंट का फेस हो जाए, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अगर लेफ्ट साइड में हो जाए तो इसको कहेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप लोगों ने क्लासेस में पढ़ रखा होगा थीटा इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और थीटा इक्वल्स टू पाई पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम और इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थीटा इक्वल टू 0 पुट करके आ जाती है माइनस ऑफ PE
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा इक्वल टू पाई पुट करने पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है प्लस ऑफ पीई। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज 2 टाइम्स ऑफ पीई, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। यही अगर आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोला होता, अगर आपको बोला होता वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता, जो कि आंसर हो जाता फिर आपका, अच्छा मैंने गलत मार्क कर दिया, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, तब आपका करेक्ट हो जाता माइनस ऑफ 2 पीई। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, हमें एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बताया है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा होता तो माइनस ऑफ डेल्टा यू कैलकुलेट करते, एक्सटर्नल एजेंट का पूछा है तो डेल्टा यू से कैलकुलेट करके इसे हम बता देंगे। और यू के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए 0 रखा गया है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम पाई पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें दो अनलाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, चार्ज का वैल्यू q, मास का वैल्यू m गिवन है, लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2l, लेंथ कितनी है 2l है, इट इज स्लाइटली डिस्टर्ब एंगुलरली फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, फाइंड द मिनिमम टाइम टू अलाइन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो प्रॉब्लम को समझ लो, इससे दोस्ती कर लो थोड़ी सी, क्या कहना चाह रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे एक डाइपोल रखा हुआ था। अब इस डाइपोल को हमने थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, और कैसे डिस्टर्ब किया, एंगुलरली डिस्प्लेस किया इसको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे ये डाइपोल रखा हुआ था और इसको रोटेट कर दिया, रोटेट करने का मतलब इस तरीके से अलाइन कर दिया इसको। बोले तो पहले तो ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था इसका डाइपोल मूवमेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम में, फिर इसको रोटेट कर दिया थोड़ा सा इधर की तरफ, ये बन गया हमारा पी वेक्टर। अब थीटा का वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखा है, तो कई बच्चों को तो ये रिलेट हो गया होगा क्वेश्चन किस बात चीज पर बेस्ड है। ओके, तो अब देखो आप यहाँ पे ध्यान से कि इसमें जो इस पर टॉर्क लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, टॉर्क का वैल्यू दिया जाता है टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। तो इस पर जो P क्रॉस ई आप अप्लाई करेंगे, P की डायरेक्शन से अगर आप एक वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे तो इनटू द प्लेन वो टॉर्क एक्ट कर रहा है, यानी वो इसको वापस से स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ लाना चाह रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क है वो एक रीस्टोरिंग टॉर्क की तरह बिहेव कर रहा है। रीस्टोरिंग टॉर्क में हम इसका वैल्यू लिख देंगे माइनस ऑफ पीई साइन ऑफ थीटा। ये क्या लिख दिया मैंने बेटा, पीई साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड हो गया आपके टॉर्क का, और माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि वो रीस्टोरिंग नेचर का है, इसकी पोजीशन, इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को वो रीस्टोर करना चाह रहा है, इसलिए माइनस साइन हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब टॉर्क को लिखा जाता है जनरली I इंटू अल्फा से लिखते हैं हम, I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, माइनस ऑफ पीई थीटा साइन थीटा को हम थीटा पुट कर देंगे बिकॉज बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू उसकी बोली गई है, तो अल्फा इक्वल्स टू बन जाएगा माइनस ऑफ पीई डिवाइडेड बाय I इंटू थीटा। ये हमारी एंगुलर एसएचएम से कंपेरेबल इक्वेशन बन गई। एंगुलर एसएचएम ने हमने पढ़ा था माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, इसको लिख देते हैं तो यहां पर ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलेंगे इसकी, वो बन जाएगी पीई डिवाइडेड बाय आई। अब टाइम पीरियड इसका लिख देंगे, वो हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा यानी 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन में पी। ये कुछ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद भी होनी चाहिए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन में पी, यानी इसका इनर्शियल फैक्टर एंगुलर एसएचएम में डाइपोल का इनर्शियल फैक्टर हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और इसका जो रीस्टोरिंग फैक्टर होता है वो होता है पी इंटू ई का मल्टीपल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, देखो दो चार्ज पार्टिकल हैं 2l डिस्टेंस पे है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस l हो जाएगा, दो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहे हैं एक दूसरे से, तो एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml स्क्वायर, और ऐसे कितने पार्टिकल, दो। वैल्यू को पुट कर देंगे तो t का वैल्यू बन करके आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 ml स्क्वायर अपॉन में p का वैल्यू हो जाएगा q इंटू 2l, p का वैल्यू कितना होगा q इंटू 2l मल्टीप्लाइड बाय e। p यहां पर डाइपोल मोमेंट होता है आपको पता ही है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा इसमें, आंसर नहीं है 2 पाई अंडर रूट ऑफ ml डिवाइडेड बाय q। ये इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट होकर के आया।
बट हमसे टाइम पीरियड नहीं पूछा, हमसे ये पूछा कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन होने में। यानी जब आप इसको यहां से रिलीज कर रहे हैं, जब आप इसको इस पोजीशन से रिलीज कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कितनी देर में अलाइन हो जाएगा। एंगुलर एसएचएम कर रहा है तो बेटा ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगता है, t/4। कितना टाइम लगता है, t/4। तो इस रिजल्ट को 1/4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका टाइम इंटरवल आ जाएगा सिंपली, इसको 1/4 से डिवाइड कर देंगे तो π/2 √ml divided by q into e. So the correct answer for the problem will be option number A. All right. So that will be all for today's session. Thank you.